नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, सत्यम श्रीवास्तव। सत्यम तमाम सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, समसामयिक मुद्दों पर लिखते रहे हैं। एक जनपथ नाम की वेबसाइट पर इनका अपना कॉलम छपता है। सत्यम, स्वागत है चर्चा में आज आपका। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री के हमारे दो साथी, हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन भी हमारे साथ हैं। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। आज शार्दुल को होस्ट की भूमिका में है क्योंकि किसी वजह से मेघनाद इस हफ्ते की चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो शार्दुल, आपका भी स्वागत। नमस्ते। हालांकि मैं मेघनाद जितनी हंसी तो नहीं दे पाऊंगा, बट कोशिश करते हैं। नहीं, जरूरत कॉपी करने की नहीं है, अपनी शैली में आप जी जो बातें हैं वो रख सकते हैं। नहीं, मैं श्रोताओं के लिए कह रहा था। कई सारी चीजें हैं। जैसे मेरी बात हो रही थी कल जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो इश्यूज थे, तो एक लिहाज से किसी का कहना था कि बहुत डल वीक रहा, बहुत ज्यादा घटनाएं, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। लेकिन एक लिहाज से मैंने पाया कि कुछ ऐसी चीजें थी कि जो जरूरत से ज्यादा उनको तूल दिया गया और बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, तो ऐसी भी कई घटनाएं हुई। तो ऐसा कुछ हफ्ता रहा मिला जुला सा। शार्दुल, एक बार उन विषयों के बारे में, एक बार जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो हफ्ते में काफी सारी मुख्य खबरें आई, जिसमें से पहली ये कि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो केरोगा ने कहा कि ब्राजील भारत बायोटेक के साथ 2 करोड़ जो वैक्सीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे सस्पेंड कर देगा। ऐसा इस डील में पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार की आशंका की वजह से किया जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान छत्तीसगढ़ में आधिकारिक रूप से मौतें 4.85 गुना यानी लगभग 5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ये डाटा राज्य के निगम रजिस्ट्रेशन सिस्टम से लिया गया है और 2015 से 2019 के मुकाबले इसमें दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में कोविड के नए मरीजों की संख्या कल 46,617 रही और बीते दिन गुजरने वालों की संख्या 853 थी। पिछले काफी दिनों से नए मरीजों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से कम आ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। वैक्सीन लगने वालों की कल की संख्या 42,64,123 थी और हफ्ते का औसत लगभग 43 लाख है। तो ये भी अच्छी खबर। ये अच्छी खबर एक लिहाज से उतनी तरह नहीं है, लेकिन चल रहा है, इस वजह से अच्छी खबर है। तो इस लिहाज से देखा जाए अगर, तो जो रिकॉर्ड बनाया गया जो एक दिन का 86 लाख वाला, उसके बाद से लगातार इस नंबर में गिरावट दर्ज की गई है। हमने पिछले बार भी हल्का सा डिस्कस किया था इस मामले में कि किस तरह से एक दिन पूरी सारे संसाधनों को जोड़ के, क्योंकि हमारे पास असल में उस सच्चाई को देखने की जरूरत है आंख खोलकर, क्योंकि अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो हम फिर उसमें हमारे सामने अभी भी थर्ड वेव का संकट है। एक नया कोई म्यूटेंट, और जो कि आ चुका है नया म्यूटेंट, फिर से तबाही ला सकता है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड अभी भी बहुत कमजोर है, कम है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि हमारे यहाँ वैक्सीन का जो शॉर्टेज है, अभी भी उसको, उस समस्या का हल पूरी तरह से नहीं ढूंढा जा सका। अभी भी प्रोडक्शन के लेवल पे 2 ही वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं हर जगह, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और बाकी वैक्सीन या तो निर्माण की प्रक्रिया में है या उसकी अपनी एक वजह है। तो समस्या ये है कि लगातार एक इवेंट और एक वो बनाने के चक्कर में 86 लाख का एक दिन का आंकड़ा करने के बाद अब लगातार उस दिन से आज तक गिरावट दर्ज की जा रही है। हर दिन वो संख्या कम होती जा रही है। तो हम उस समस्या को समझ पा रहे हैं या कैसे इसको कर पाएंगे, इसकी कोई योजना इमीडिएट कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन दिख रहा है कि जब बहुत सारे प्रोडक्शन होने लगेंगे तब शायद इस समस्या का कोई निजात मिले। लेकिन इस बीच में हमारे सामने एक बहुत वाजिब सा संकट है कि हमारे सामने फिर से कोई बड़े सेकंड थर्ड वेव जैसी स्थिति आ सकती है। सत्यम और आनंद की इस पर छोटी छोटी सी, अगर बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि अभी हमने शुरुआत ही की है, तो इस पर राय ले लेते हैं। इससे पहले वो दोनों टिप्पणी करें एक बात कि ये संख्या अच्छी दिख रही है, लेकिन जैसा हमने पिछले हफ्ते बताया था,
हमें सरकार के टारगेट पूरे करने के लिए हर दिन 80 लाख वैक्सीनेशन चाहिए। ठीक बात। तो ये आधे हैं लगभग। सत्यम जी, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट इस सरकार का एक मोटिव है और एक दिन में आप उत्सव मना लेते हैं। तो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसलिए आप चाहे उसका इस्तेमाल एक दिन में करिए चाहे 7 दिन में करिए, लेकिन आप उतना ही कर पाइएगा। अवेलेबल आपके पास 80 लाख है तो चाहे एक दिन में लगा दीजिए चाहे पूरे सप्ताह में लगाइए। और मनोहर लाल खट्टर ने तो ये बात खुल के बोली ही थी कि बेवकूफ है वो राज्य जो रोज लगाते हैं। अरे धीरे, माने एक दिन में इतनी ज्यादा लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगाइए तो अवेलेबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो राज्य को पता चलता रहेगा कि रोज लग रही है। तो ये इनके सामान्य सा अपनी अक्षमताओं को, अपनी नाकाबिलियत को ढकने के तरीके हैं, और लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा संकट है। आनंद, ये जो समस्या है कम वैक्सीन वाला या अवेलेबिलिटी का, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? तात्कालिक समस्या है या फिर? तात्कालिक है, और कई जो सप्लाई डिमांड चेन का विश्वव्यापी तौर पे जो पैटर्न रहा उसमें जो है कि इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, लगता है 4-5 बार पहले भी चर्चा हो गई है, लेकिन पिछले क्या कारण रहे और क्या उसका विश्लेषण हुआ है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति जो है तो उसमें एक तो है कि दूसरा जो लहर आया उसके बाद वैक्सीन हेजिटेंसी भी कम हुई लोगों में, लेकिन उस हिसाब से जो डिमांड सप्लाई गैप भरा नहीं गया है। और ये एक मिसमैच जो है अनुपात का, और वो बना हुआ है। उसके ये भी है कि वैक्सीन जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, दो वैक्सीन तक सीमित रहना भी एक कारण है। हाँ। और कई तरह के, और जो उसके अप्रूवल मैकेनिज्म जो उसका है उसमें भी कई तरह के नियमावली के कारण या बहुत चीजों के कारण एडहॉकिज्म बहुत है। लाल फीताशाही में भी अटका रहा शुरुआत की। हाँ, तो एडहॉकिज्म भी है, और हालांकि पूरे विश्व में इसमें जो है ग्रुपिंग इन द डार्क एम्पिरिकल ही है कि आज से बेहतर कल जान रहे हैं तो नियम बदल रहे हैं, लेकिन भारत में ये कुछ ज्यादा ही है कि उसमें जो तत्परता होनी चाहिए, एक जो क्रिएटिव ब्यूरोक्रेसी होती है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, नियमों को लेकर लकीर का फकीर ना हो, और ये सब में बदलाव की जरूरत थी। और वैक्सीन बास्केट जो है उसमें विविधता लाने की भी आवश्यकता थी, और वह नहीं हुआ है। और जो तत्कालिक है वो तो खैर कहा ही जा सकता है कि जब सप्लाई साइड जो है मजबूत होगा तो ये मिसमैच कम होगा। जुलाई अब आ ही गया है, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, नवंबर। लेकिन यह भी कुछ चीजों पर और भी वेरिएबल्स इसमें है कि तीसरा लहर की तीव्रता क्या होगी। हाँ, इस तरह ये भी है। तो कई चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, बहुत स्पष्टता की कमी दिख रही है। और ठीक बात। मैं फटाफट हेडलाइन खत्म करता हूँ। हाँ, उसमें भी एक और तरह की एजेंसी को लेकर जो सवाल किया आप, उसमें भी जैसे ओपिनियन मेकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और प्रशांत भूषण जैसे लोग, उन लोगों ने भी बड़ा रायता फैला रखा है। प्रशांत भूषण को क्या हो गया समझ ही नहीं आया। क्या हो गया, मतलब लोग सोचिए कि जिन लोगों को बड़े उससे निगाह भरोसे से और उस तरह से लोग देखते हैं, समझते हैं, उन लोगों का पूरा एटीट्यूड जो है अजीब सा है, और वो बहुत ही, मतलब उसकी किसी भी तरह से डिफेंस तो करना नहीं, उसकी निंदा ही की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कथित तौर पर ट्विटर पर नक्शा मिला जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। ये ट्विटर का एक सेक्शन है ट्वीट लाइफ, उसके अंतर्गत सामने आया। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है जी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। वो इसलिए दर्ज हुई क्योंकि ट्विटर पर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की एक्सेस देने का आरोप है, और ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज हुआ। एक बात गौर करने लायक श्रोताओं के लिए, यह ट्विटर पर पिछले 1 महीने में दर्ज हुआ चौथा केस है। इसके बाद रविवार को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन का
इस्तेमाल करके हमला हुआ। इसे भारत पर पहला ड्रोन का इस्तेमाल होकर हमला बताया जा रहा है। इसमें कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तब से हर रोज जम्मू के रक्षा संस्थानों के आसपास ड्रोन देखे जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को अभी तक ड्रोन मिला भी नहीं है और प्रशासन ने राजौरी में किसी भी उड़ने वाली चीज को रखने, बेचने, इस्तेमाल करने और ले जाने पर सब पर पाबंदी लगा दी है। हमारा आज का इशू, कश्मीर में 18 साल की एक सिख लड़की को उसके परिवार वालों के पास वापस भेज दिया गया। इससे पहले उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसको जबरदस्ती उठा ले जाके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी कराई गई है। ये अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों की वजह से हुआ, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि सिख लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये प्रदर्शन चालू इसलिए हुए थे क्योंकि 3 लड़कियों को अगवा करके शादी करने का इल्जाम लगाया जा रहा था। और इसी से जुड़ी खबर में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने, एटीएस ने, दिल्ली के 2 इस्लामिक क्लेरिक्स को गिरफ्तार किया है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों को पैसे, नौकरी या शादी से बहला फुसला कर इस्लाम पंथ अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। आखिरी 2 हेडलाइन छोटी छोटी। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केवल सत्ता बदलने का अधिकार ही जनता को तानाशाही से नहीं बचा सकता और जनता ने लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखाया है बार बार अलग अलग पार्टियों को वोट देके, और अब समय है संस्थाएं भी वो दिखाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। और एक आखिरी मेरी पसंद की हेडलाइन लेकिन ये बहुत चिंताजनक है मेरे व्यक्तिगत मत में सबसे ज्यादा। भारत ही नहीं, लगभग पूरा विश्व बड़ी और भयावह गर्मी की लहर से गुजर रहा है। दिल्ली, गुड़गांव और भारत के अन्य इलाकों में तो गर्मी दर्ज हुई ही। कनाडा और अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली से ज्यादा था सियाटल में तापमान, आप सोच लीजिए। और ऐसा इसी हफ्ते नहीं हुआ, पिछले हफ्ते भी देखा गया था जब रशिया के साइबेरिया में, जो दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जमीनी तापमान 48 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। 48 डिग्री साइबेरिया में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक बात है। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी सारी हेडलाइंस तो जिक्र कर दिया, लेकिन हम इसमें से कुछ एक पर ही चर्चा कर पाएंगे। मैं सबसे पहले तीनों लोगों से एक वो जानना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का ये जो बयान आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान और बहुत महत्वपूर्ण समय पर आया है। इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। मसलन एक नजरिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले चीफ जस्टिस थे, एस.ए. बोबडे, उनके कार्यकाल को तमाम लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है इनका कार्यकाल जिसके लिए बोबडे को याद किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में उनका कोई ऐसा वो दर्ज नहीं होगा। ऐसे ऑन रिकॉर्ड लिखे तमाम लोगों ने, जो लीगल फ्रेटर्निटीज जुड़े लोग थे, उनका मत था। और उनके तमाम फैसलों या उनका पूरा जो एटीट्यूड रहा, उनके समय में देश एक महामारी से गुजरा, उनके समय में और भी कई सारी समस्याएं आई जिस पर उनका जो रवैया रहा वो बहुत ही लचर रवैया रहा सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर बहुत प्रोएक्टिव रोल निभा सकता था सुप्रीम कोर्ट, भूमिकाएं हो सकती थी, तय की जा सकती थी, वहां पर वो ऐसा कुछ कर पाने में असफल दिखा। तो इसलिए इस तरह की आई। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस, तो एक ये नजरिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से अपने उसमें पिछले चीफ जस्टिस से इस चीफ जस्टिस के कार्यकाल में अंतर दिख रहा है, एक असर्ट करने के या एक इंस्टीट्यूशन की जो प्राइड को एक नए सिरे से परिभाषित करने की या स्थापित करने की कोशिश। ऐसा आपको लगता है? आनंद और सत्यम और शार्दुल, में तीनों से संक्षेप में इस पर थोड़ा टिप्पणी लेना चाह रहा था। देखिए, अब इस वक्तव्य के पीछे क्या है, यह तो भी एक अक्लबाजी का विषय हो सकता है, लेकिन दो चीजों पर मैं जोर दूंगा कि पहला है कि जो न्यायपालिका जो है, ये सक्रिय, जो इसकी सक्रियता जो है का, जो इसकी एक प्रवृत्ति जो रही है, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया 90 के दशक में, और जो नई शताब्दी आई इसके भी पहले दशक में इसका झलक दिखा जुडिशियल एक्टिविज्म का जी। वही अब जो है कभी कभी फिर से आता है, तो लोग कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म में अभी है नहीं, लेकिन उसका एक कारण था कि
90 के दशक में कार्यपालिका जो है थोड़ी कमजोर हुई थी, और उसका कारण था बहुत सारे करप्शन, भ्रष्टाचार वगैरह के वजह से भ्रष्टाचार के केसेस काफी आए। और जो गठबंधन सरकार रही उसमें भी केंद्र में भी कई राज्य और कई राज्यों में भी कार्यपालिका को थोड़ा कमजोर देखा जाने लगा, गठबंधन बंधनों के कारण, उसके कंपल्सन्स के कारण, और ये सरकारें भी बहुत छोटी छोटी रही और बहुत जो भ्रष्टाचार का मुद्दा वगैरह काफी उछला, काफी ये हुआ, जिससे दो संस्थाओं को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वजह से, दो संस्थाओं को के पब्लिक ट्रस्ट में थोड़ा सा लाभ हुआ। दो संस्थाओं को, एक जुडिशियरी, दूसरी मीडिया। और यह पहली जो नई शताब्दी है, जो अभी वर्तमान शताब्दी है, इसका पहले दशक में भी यह देखा गया। और इसके कई और कारण थे, लेकिन यह भी एक कारण था कि पब्लिक ट्रस्ट जो है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, इसमें काफी कम हो गया था। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकारों पर बहुत ट्रस्ट हो गया है, लेकिन मजबूत जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कारण जुडिशियल एक्टिविज्म को थोड़ा दो कदम पीछे हटा। एक्टिविज्म किसी भी तीनों में से किसी भी अंग का बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत अच्छी चीज है, जो चेक एंड बैलेंसेस और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे, वह ज्यादा जो है खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ठीक चीज है, ऐसा माना जाता है। दूसरा एक है कि एक तो आपने जो जैसे वक्तव्य को कहा, तो इस वक्तव्य का ये प्लेटिट्यूड्स हैं, किसी सेमिनार में बोल देना, किसी सभा में बोल देना, उसमें अच्छी बातें हैं, जो स्वीट नथिंग्स बोली जाती हैं। लेकिन आपने जो इस लहर में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता देखी कई केसेस में और वगैरह में, उसका भी हवाला दिया, वो भी सही है, प्रासंगिक है वो भी। लेकिन एक और भी इसके साथ चीज हुई है पिछले 10-12 वर्षों में, कि थोड़ा सा जुडिशियल पॉपुलिज्म का भी मामला आया है, खासकर निचले अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार, क्योंकि जुडिशियल पॉपुलिज्म का प्रलोभन बढ़ा है। सरकार जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उसको एम्पलीफाई करने के प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं, और जैसे लाइव ट्वीटिंग करना, किसी जज ने क्या कहा, तो इसमें कई बार लच्छेदार भाषा का उपयोग, कई बार जो साउंड बाइट्स टाइप के जजमेंट या ऑब्जर्वेशंस, जजमेंट नहीं ऑब्जर्वेशंस, ये भी है, ये भी एक प्रवृत्ति जजों में है जुडिशियल पॉपुलिज्म की। अभी एक जो हर समय में सरकार का एक आलोचना का एक वर्ग तैयार रहता है, तो और कुछ और एक वर्ग प्रशंसक वर्ग, या प्रशंसक नहीं भी तो सहानुभूति रखने वाला। तो अब कई वक्तव्य हैं जो कोई ये वर्ग पकड़ लेता है, कोई वो वर्ग पकड़ लेता है। अब इसमें जो चीफ जस्टिस ने कहा है, ऐसा कोई बहुत मतलब ऐसी बात नहीं कही है जो कि पहले चीफ जस्टिस नहीं कहते थे। हाँ। लेकिन अभी के संदर्भ में इसका के मायने जो है अलग हो जा रहे हैं, और लेकिन वो कितना मतलब बहुत सब्सटेंशियल उसका कोई मीनिंग है, वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस की कितनी गुंजाइश है, ये मैंने जैसे कि पहले मैं देखता था कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में चीफ जस्टिस, मैंने खुद 2-3 फंक्शंस में देखा कि ऐसी बहुत बातें कह के चले जाते थे, जो कि जिसका अगर व्याख्या किया जाता तो बहुत सरकार विरोधी बातें थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा उछाला नहीं जाता था, मीडिया में नहीं रिपोर्ट उतना किया जा, कई अखबार के किसी कोने में आ गया, क्योंकि उस समय माहौल अलग था। लगता था कि हाँ चलो कुछ लोकतंत्र की कुछ प्रिंसिपल्स को इन्होंने फिर से बता दिया, या एक रूटीन टाइप का भाषण था, उसका उस तरह उस मतलब प्रिज्म से उसको नहीं देखा जाता। ठीक बात नहीं। एक चीज बस इसमें मुझे इससे थोड़ा सा असहमति है, वो ये कि
इसको केवल एक्टिविज्म नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मैंडेट है, एग्जीक्यूटिव के फैसलों का की व्याख्या करने का एक मैंडेट भी है। तो उसके लिहाज से भी अगर हम इसको देखें थोड़ा, तो ये केवल और केवल पॉपुलिज्म और नहीं, एक्टिविज्म में जैसे जुडिशियल ओवररीच की बात है, जैसे ये यूपीए सरकार से ही बहुत समय से आ रही है। जैसे जयराम रमेश वगैरह ने कई बार उठाया है कि जैसे कई चीजें हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन की चीजें हैं, उसमें 2011, 12, 13 वगैरह में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में दखल दिया, जो कि कहा जाता था कि कहा जाता है, क्या उनका भी कहना सही था कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की चीजें थी। तो एक्टिविज्म और ओवररीच में अंतर है। 90 में जो हम लोगों ने पीआईएल को देखा वो सब एक्टिविज्म था, लेकिन अब जैसे बहुत पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बहुत चीजों को लोगों सरकार को इकोनॉमिक्स पढ़ाना वगैरह पढ़ाना, जो कि जो माना जाता है कि जो चुनी हुई सरकार है या उसके नीति निर्धारक हैं उनका फंक्शन है, उसमें दखलंदाजी देखा गया। ठीक बात। सत्यम, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए बहुत दिलचस्प है और इनफैक्ट इस पे हम लोग आपस में भी चर्चा करते रहे हैं। रमन्ना जी का आर्टिकल भी बहुत शानदार आया है इंडियन एक्सप्रेस में, और इससे पहले भी वो जबलपुर विश्वविद्यालय का जब वो कर रहे थे उद्घाटन, तो भी उन्होंने बोला था कुछ, और बहुत अच्छा बोला था। और हाल में हम देख रहे हैं कि जब से इन्होंने ऑफिस संभाला है तब से इनका एक अलग रुख देखने को आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब शरद बोबड़े जी थे तभी रमन्ना जी के खिलाफ, सिटिंग जस्टिस के खिलाफ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बजाते सारे जजेस को एक चिट्ठी लिखी थी, और पूरे सबूतों के साथ लिखी थी कि इनका बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट करप्शन में है। बात सारी सार्वजनिक है। तो उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, और एक सिटिंग सीएम चिट्ठी लिख रहा था, ऐसा भी कोई आम चलता आदमी नहीं लिख रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे एक तरह से मतलब पता नहीं ये कहना कितना वो है उचित या नहीं, रमन्ना जी के सामने दो चुनौती हैं। एक तो अपनी संस्था की पूरी क्रेडेंशियल को रिस्टोर करना, जो पिछले 3 लगातार जजेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धूमिल हुई है, दीपक मिश्रा से लेके, रंजन गोगोई से लेके और फिर बोबड़े जी तक। तो एक तो संस्था को, इतनी बड़ी संस्था को रिस्टोर करना, उसकी इमेज को, उसके ट्रस्ट को, उसके क्रेडेंशियल को, और दूसरा व्यक्तिगत लेवल पे भी उनकी बहुत जरूरत है कि इनको किसी जनता को, देश को ये नहीं लगना चाहिए कि ये इनका पांव, इनकी गर्दन दबी हुई है। अब ये दिलचस्प है, ये बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत है कि किसी बड़े मामले के लिए छोटे मामलों पे संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि अगर इनकी गर्दन दबी थी तो जिस तरह का रवैया सरकारों का रहा है, तो इतना आसान नहीं था कि ये इस तरह के जजमेंट दे देते। इवन शार्दुल ने जब पढ़ा हेडलाइंस और ब्राजील में करप्शन वैक्सीनेशन को लेके बात आई, तो यही हालात तो इंडिया में भी थे। राज्यों को आप 450 में नेगोशिएट करा रहे थे सीरम से, और केंद्र के लिए 150 में वही वैक्सीन ले रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट की ही दखल थी कि एक वैक्सीन, एक प्रोड्यूसर, तो एक नीति होगी ना, एक रेट होगा। और ये छोटा मोटा इंटरवेंशन नहीं था, ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन था। अगर यही इंटरवेंशन पिछले जजेस के कार्यकाल में हुए होते तो ऐसे बहुत सारे निर्णय थे जिनको स्पार्क होते ही रोका जा सकता था। और ये जो आपने कहा अतुल, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि उनका मैंडेट है, ये एक्टिविज्म नहीं है। मतलब कोई सच बोलता है, इससे वह व्यक्ति उल्लेखनीय हो जाएगा, यह क्यों होना चाहिए? सच तो सबको बोलना चाहिए। अब कई झूठों में कोई सच बोलता है इसलिए उसकी बात होती है, तो ठीक वही हमें लगता हो रहा है। प्लस ये भी है कि एक टीम का भी फर्क होता है। इस समय जो प्रोमिनेंट जजेस हैं, वो सारे लोग बहुत क्रेडेंशियल रहे हैं, उनका क्रेडेंशियल है समाज में, और उनकी अपनी एक नैतिकता है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद इन द कोर्ट। जो टीम है इनकी, जस्टिस चंद्रचूड़ है या रमन्ना जी हैं, तो ये सारे लोग एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं कि न्यायालय की जो अहमियत है, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो क्रेडेंशियल है, वो रिस्टोर हो। ठीक बात। शार्दुल, देखिए, अधिकतर बातें तो सबने कह ही दी है। मैं एक दो छोटी छोटी चीजों की तरफ और ध्यान ले जाना चाहूंगा जो जस्टिस रमन्ना ने कही। उन्होंने ये कहा कि हमें ये देखना है कि कानून के राज का इस्तेमाल जनता की जिंदगी बचाने के लिए महामारी के दौरान किया गया या नहीं। और दूसरी चीज कि
जुडिशरी को पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत है, जिससे वो सरकार की ताकत और एक्शंस पर अंकुश रख सके। तो जो आनंद बात कह रहे थे वो मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भाई न्यायाधीश भी तो समाज में ही रहता है और वो समाज से अलग नहीं हो सकता। अब जजों के ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो जो बोलने का मौका मिल रहा है वो उसे बोल रहे हैं, और आजकल सभी लोग पहले से ज्यादा बोल पा रहे हैं अगर हम अनुपात में देखें तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि समय के साथ जुडिशरी भी थोड़ा बोल रही है। क्योंकि अगर चाहे वो जज होने के नाते, चाहे वो नागरिक होने के नाते, अगर उनके मन में कुछ विचार है तो उसे सही फोरम पर रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप याद रखिए कि ये बात मैंने कही थी, चर्चा सुनने वालों को याद होगी, और ये अभी फिर से आई है। पैंडेमिक ने हमारे तंत्रों के खोखलेपन को सामने ला दिया कि कितने खोखले हैं, अगर आपातकाल में वो कैसे भरभरा के ढह जाते हैं। और ये खोखलापन आज का नहीं है, ये एक ट्रेलर जैसा है आने वाले दशकों में जो परेशानियां आने वाली हैं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इच्छा उठ रही है कि रिफॉर्म होना चाहिए, भले ही वो अभी केवल एक स्टेटमेंट के रूप में है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत के सिस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम बार बार बातें करते हैं, इस पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बार बार बात करनी भी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बुरे वक्त में अगर अपने को थोड़ा सा असर्ट किया होता तो शायद स्थितियां नहीं बुरी होती। चाहे इमरजेंसी के आप दौर की बात देख लें, या बीच में जब भी इस तरह के कोई संकट आए हों जब किसी पर्टिकुलर संस्थान से खड़े होने की उम्मीद की जाती है। अभी का भी दौर ऐसा ही एक दौर है, और उसको उस लिहाज से देखना समझना होगा कि बहुत सारे लोगों से जैसी हम अपेक्षा करते हैं वो, या जिस काम के लिए उनको वहां पर रखा गया, जिसकी अपेक्षा थी, उसको कर पाने में लोग असफल सिद्ध हुए हैं। बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन की बात है, आप दिल्ली पुलिस को देखेंगे, दिल्ली पुलिस की का जो रवैया रहा है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, कैसे कैसे केसेस में और कैसे कैसे उनके ऊपर टिप्पणियां कोर्ट की बाद में आई हैं, वो अपने को साबित कर पाने में विफल रहे हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग तमाम इंस्टीट्यूशन हैं। हम अपने अगले जो विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण विषय है, जो कश्मीर से आया। वहां पर मनप्रीत कौर नाम की एक महिला ने की शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी। शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन वो साथ में शायद रहना चाहते थे। मनमीत कौर उनकी शादी होने के सबूत नहीं है, लेकिन ये था कि वो साथ में रहना चाह रहे थे और उनके साथ ही शायद इसके बाद ये पूरा मामले ने एक ऐसा धार्मिक रंग ले लिया जिसमें कहानी ये बताई गई कि सिख लड़की को अगवा किया गया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसकी मुस्लिम लड़के से शादी करवाई जा रही है। उसमें उसके कई सारे पहलू हैं और मैं चाहूंगा कि अलग अलग पहलुओं पर उसके बात हो। एक तो सोशल मीडिया पर जो हिपोक्रिटिकल एक पूरा चीजें फैलाई गई, वो तो एक अलग है, उसको तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो धार्मिक पंथों की जो राजनीति घुसी, उसमें अकाली दल ने जो राजनीति की, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और अकाली दल के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से इसमें कैंपेन किया कि लड़की को अगवा किया गया है, लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, ये उसी पूरी मेंटेलिटी का एक्सटेंशन है जैसा जो उत्तर प्रदेश में हमने लव जिहाद के नाम पर देखा कि लोगों को बीच शादी से इसलिए उठा लिया गया क्योंकि उनके साथ लखनऊ की जो घटना थी, शादी हो रही थी और उसमें से उठा लिया गया, जबकि अपनी मर्जी से। और ये इस तरह से हो रही हैं चीजें कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं लोगों को मिले, उन राइट्स को सीधा सीधा उल्लंघन करके इस तरह की चीजें हो रही हैं। और अकाली दल की जो पूरी राजनीति थी उसमें देखा जाए जिस तरह से वहां पर उन लोगों ने बवाल किया जाकर और फिर श्रीनगर में जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन आयोजित किया, तो ये इंडिविजुअल राइट्स में जो धर्म का एक सीमा के बाद जाकर हस्तक्षेप है, इसको अगर थोड़ा सा आनंद, सत्यम और शार्दुल आप लोग थोड़ा सा बता पाए कि ये किस लिमिट तक होना चाहिए, कहाँ जाके मतलब इसमें मतलब, और ये बहुत ज्यादा कुछ डिफाइन करता है कि आपकी सोशल हायरार्की में स्थिति क्या है। आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए या जो संपन्न वर्ग में देख लीजिए, वहां पर तमाम इस तरह की शादियां होती हैं, अंतर जातीय शादियां होती हैं, अंतर धार्मिक शादियां होती हैं। वहां पर किसी का समाज का संकट, किसी का वो नहीं आता। लेकिन एक सोशल हायरार्की में थोड़ा सा नीचे, जहां पर धर्म और उसके जो तथाकथित जो ठेकेदार है, जो अपने को असर्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या जिनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उन लोगों पर होता है,
उनके जरिए फिर ये सारी गंदगी फैलाई जाती है। हम देखते हैं क्या है वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इन लोगों का लव जिहाद के मामले में लड़कियों के साथ रवैया हो, या फिर इनका हो, या फिर मुस्लिम मुल्लाओं का हो, किसी का भी, हर आदमी अपने हायरार्की में जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है, जो वल्नरेबल क्लास है उसके ऊपर ही सारी ये सब धरपकड़ होती है। तो यहाँ पर सिस्टम को काम करना चाहिए, जो पुलिस को काम करना चाहिए, या इनको जो जो भरोसा देना चाहिए था, वो भरोसा दे पाने में असफल रहते हैं, इसलिए इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। तो काफी वास्ट इसका एक वो दायरा मैंने बताया, लेकिन मैं धर्म का कहाँ तक इस्तेमाल, मतलब कहाँ तक इंटरफेरेंस होना चाहिए व्यक्तिगत चॉइसेस में, कि वहां पर जहां वो अपने लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ क्लैश न करे। आनंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये इस मामले को मैंने नहीं बहुत ढंग से पढ़ा है, लेकिन ये भी है कि अगर आप सोशल मीडिया से बहुत जुड़े नहीं हैं और बहुत सारे इस तरह के विवाद जो हैं टेलीविजन न्यूज में भी, प्राइम टाइम भी बहुत हद तक सोशल मीडिया ड्रिवन हो गया है। हाँ, और अगर उससे वो भी नहीं देखते हैं, तो अगर आपका मीडिया यूनिवर्स प्रिंट है, तो प्रिंट मीडिया में, जो कि मैं प्रिंट मीडिया तक ज्यादा सीमित हूँ, मतलब एज ए न्यूज कंज्यूमर मेरा वही स्रोत रहा है, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा जगह इस को नहीं देखा, इस न्यूज को। एक जो नेशनल पेज जो होता है अखबारों का, उसमें राष्ट्रीय पेज पे कहीं पुणे में दो चार जगह देखा कि श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए, या लेकिन केस की बहुत ज्यादा जानकारी उन रिपोर्टों में भी नहीं थी, प्रोटेस्ट की ज्यादा थी। और तो यहाँ तक है, लेकिन ये भी है, दूसरा एक पक्ष है कि जैसे मैं अभी पटना में हूँ, तो यहाँ जो समाचार पत्र हैं उसमें इस तरह के मामले, चूंकि पड़ोसी बिहार से भी पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, इससे कई जगह मतलब प्रतिदिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक दो दिन बीच करके यह तरह के खबरें आती हैं, तो ये आम सी बात हो गई है। तो कश्मीर इसका एक नया थिएटर के रूप में लोगों ने देखा, तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया मेरी भी नहीं रहती है। मैं इन चीजों को, अब जो सोशल मीडिया ड्रिवन चीजें हैं उस पर प्रतिक्रिया, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत महत्वपूर्ण वॉइस है कोई, लेकिन मैं प्रतिक्रिया देने से बचता हूँ, क्योंकि इसमें डिटेल्स बहुत स्केची होते हैं। हाँ, और डिटेल्स बहुत स्केची होते हैं, और जब तक डस्ट सेटल नहीं हो जाए कुछ कहना भी, ये सब में बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, और कई बार आप मूर्ख साबित हो जाते हाँ, नहीं, और जल्दबाजी में कई बार कमेंट करने के दबाव में लोगों की हंसी भी उड़ जाती है। लेकिन मेरा सवाल इसीलिए बहुत लार्जर वो था कि जो इंटरफेरेंस है लोगों के राइट्स में रिलीजन के नाम पे, अब ये हर तबका कर रहा है, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उस इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन किया जाए, उसके लिए क्या हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, कैसे हम कर सकते हैं? पुलिस इस मामले में हमेशा पार्टिसान रहती नजर आती है, वो एक दबाव में काम करने लगती है, उस पर मेरा सवाल। दो तरह से उसमें भी पुलिस दो तरह से काम कर रही है। एक तो कि जहां इसमें एक कम्युनल एंगल पुलिस की, देखिए, जो निचले तबके का पुलिस अधिकारी है उसके, और जो काम नहीं ज्यादा करना चाह रहा, उसके तो हित में ये है कि इसको कम्युनल एंगल बनाए ही नहीं, क्योंकि कम्युनल एंगल बनाने पे उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कई बार इस तरह के, लेकिन वही आपने जो कहा कि अगर कोई गुट आएगा और कोई बहुत प्रभावशाली नेता या गुट लेकर, या कोई इस तरह का राजनीतिकरण होने लगेगा, तब तो वो कम्युनल एंगल बनाएगा। हाँ। लेकिन ऐसे भी, जो मैंने कहा कि निचले तबका का अधिकारी तो चीजों को जो है, अगर वो उसका खुद बहुत ऐसा कोई पूर्वाग्रह ना हो, तो वो जनरली क्या करता है कि चीजों को एक चाहता है कि नॉर्मल कंप्लेन की तरह ले, क्योंकि तो, और दूसरा जो है आपने बताया वो भी होता है कि अगर दबाव हो तो वो एक कम्युनल एंगल देना उसमें, और वो वगैरह। तो जो समुदाय हैं उनकी एंजाइटीज हैं, बढ़ी हैं। उसमें क्या होता है कि एक दो घटनाएं होती हैं, उससे
जो है एक जनरलाइज करके दूसरे घटनाओं को भी उसी तरह लोग लेने लगते हैं। तो वो जो और इन एंजाइटीज को बढ़ाने में जो संगठन जिन जैसे आप बोल रहे हैं उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है एंजाइटीज को और बढ़ाने में, दूसरा जो उसको सोशल हायरार्की वाली मैंने बात की कि ये हाँ हमेशा जनरलाइज करने में। हाँ वो तो ऊपरी जो वही बताया कि वो जो ऊपरी जो जो एलीट है, जो खासकर मेट्रोपॉलिटन एलीट है या ऐसे भी जो एलीट है वो सोशल रूप से या पॉलिटिकल इकोनॉमिक रूप से जो भी एलीट है, हाँ और वो उसमें जो है इन संगठनों का और इन एंजाइटीज को हवा देने का उन लोगों का प्रभाव कम है। हम्म तो वहाँ उतना नहीं प्रभावित होंगे, और उनके उनके जो प्राइवेट लाइफ में जो है साथ हाथ करने की भी जो इनकी एक्सेस कम। हम्म तो प्राइवेट लाइफ तो उनका बहुत कुछ पब्लिक में भी है, लेकिन उसमें दखलंदाजी करने का, जैसे कि उनको ले जाकर वो कोई कोर्ट में केस नहीं दर्ज करवा सकते। इन लोगों को जो है कन्विंस करके कोर्ट भी ले जा सकते हैं, पुलिस के पास भी ले जा सकते हैं। और ये भी है कि जो परिवार है, परिवार जो है वो जो अपने सामुदायिक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, वो परिवार भी इस तरह के जो है संबंधों के विरुद्ध रहता है। तो परिवार की भी सहानुभूति इन लोगों को तुरंत मिल जाती है क्या, तो इस कारण भी ये सफल हो जाते हैं। ठीक बात। सत्यम। देखिए, चूंकि आपने जब इस विषय को रखा तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम इसका रखा। मतलब धर्म और शादी दोनों ही ऐसे तो संविधान के हिसाब से दोनों निजी मामले हैं। हाँ, लेकिन चॉइस और महिला की चॉइस ये एक अजीब सवाल है हिंदुस्तान के अंदर, और शादी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि जिस शादियों को, जिन वर्गों का आपने नाम लिया, प्रभुत्व संपन्न वर्ग है, फिल्म इंडस्ट्री है या यूरोप है या अमेरिका है, वहां जिसे मैरिज कहते हैं उसे इंडिया में लव मैरिज कहते हैं। तो हालत यह है कि इंडिया में होने वाली मैरिजेस में लव नेसेसरी पार्ट नहीं है। वहाँ कास्ट में नेसेसरी पार्ट है, रिलीजन नेसेसरी पार्ट है, दहेज है, वर्ग है अगर तो उसके वर वधु की काबिलियत है, बहुत सारी चीजें हैं। बाप दादों का आपस में सहमत होना ज्यादा। एग्जैक्टली, खानदान सहमत है कि नहीं है, बुआ बुआ जी को ठीक लगा कि नहीं लगा। तो लव एक बहुत सेकेंडरी आइटम है कंपोनेंट है इंडिया में मैरिजेस को लेके। और जिनको मैंने कहा, जैसे कि जिनको मैरिज कहा जाता है उसे इंडिया में लव मैरिज कहा जाता है। इंटरेस्टिंग अतुल ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, धनक नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरकास्ट, इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रमोट करता है, और एज पर द इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट। इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट यही कहता है कि इसमें आपको किसी को भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, और दोनों कपल अपने अपने धर्म को मानते हुए जिंदगी भर साथ रह सकते हैं। और क्योंकि जैसे ही आप रिलीजियस तरीके से शादी करेंगे, चाहे आप निकाह करेंगे, चाहे आप मंदिर में शादी करेंगे, आपको धर्म बदलना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। आर्य समाज ने भी इवन ये सुविधा दी थी, लेकिन आर्य समाज ने भी अल्टीमेटली उसका जो ओवरऑल जेस्चर है ना, वो हिंदुइज्म की तरफ चला जाता है। तो उसमें ये सुविधा थी, लेकिन कानून कहता है, इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि आपको किसी भी कपल को कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, और हम लोग इसी को इस संस्था के नाते प्रमोट करते हैं। पिछले 8 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ अतुल, और मैंने ये पाया कि कम से कम बहुत सारे केसेस आते हैं इंटरकास्ट, इंटर फेथ। 99% लड़कियां अपने निर्णय से पीछे नहीं हुई। उन्होंने अपने राइट टू चॉइस को एक्सरसाइज किया है। बहुत दबाव आए, फैमिली के, कोर्ट के, पुलिस के, और सारे दबाव एक तरफ जाते हैं, और वो जाते हैं कि हिंदुस्तान का जो सामुदायिक चरित्र है वो बदल ना जाए। इंटरेस्टिंग, माने कोई धर्म से बिलग ना हो जाए, कोई दूसरे धर्म में ना चला जाए। ये जो बाउंड्रीज हैं इनको क्रॉस नहीं करने देने के लिए सारी ताकतें लगी हुई हैं, और एकमात्र ताकत पक्ष में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है। तो ये हारती हुई लगती है हमेशा। लेकिन मैंने कितने केसेस देखे होंगे, कितने केसेस में मैं खुद गया हूँ, परिवारों को काउंसलिंग की है, कोर्ट गए हैं, उनको सिक्योरिटी दी है अपने कई जगहों पे, अभी भी देते हैं। उन सब में हमने ये देखा कि हार्डली 1 या 2 लड़कियां अपने निर्णय से पीछे गई होंगी। तो ये जो जबरन वाला शब्द है ना, ये शब्द तो बहुत स्केची शब्द है।
आप जबरन धर्म परिवर्तन क्या होता है? अगर दार्शनिक स्तर पे देखें, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो दर्शन के फिलोसफी के लेवल पे धर्म परिवर्तन पॉसिबल है ही नहीं। देयर कैन नॉट बी अ कन्वर्जन एट ऑल। फिर फोर्स्ड कन्वर्जन का क्या, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन? आप यूपी का भी जिक्र शार्दुल ने किया हाइलाइट्स में, तो यूपी में भी आप देखेंगे कि 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। जांच करेगी एटीएस, तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों जांच करेगी भाई? अगर धर्म परिवर्तन का मसला है तो धर्म परिवर्तन मतलब आतंकवाद है। तो आप देखिएगा कि अभी क्या हुआ है कि पूरी जिसको कहते हैं ना कि कोई देयर नो कंसिस्टेंसी, किसी भी लॉजिक में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी तो ये चर्चा चल रही है कि एनआईए को ये जांच अब दी जाएगी क्योंकि इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली एनआईए चूंकि कश्मीर है, मुसलमान है, इसमें हमको लेकिन साफ एंगल दिखता है कि सिख और मुस्लिम की एक यूनिटी हमेशा से रही है, ऐतिहासिक तौर पर रही है, क्योंकि सिखिज्म में बहुत बड़ा हिस्सा तो सूफीज्म का ही है। तो वो एक लंबा ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट रहे हैं, जिससे सिखिज्म और इस्लाम के बीच कभी भी इस कदर झगड़े नहीं हुए। एनटीसीए प्रोटेस्ट, एनआरसी और किसान आंदोलन, इन सब में दोनों समुदायों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। इवन अभी भी सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, कितने मुस्लिम साथी जो हैं वो खाना दे रहे हैं। पूरा शाहीन बाग का काम तो सिखों ने ही किया था, तो सहयोग किया था। तो ये जो आइडेंटिटी एक बनती दिख रही थी, एक कंसिस्टेंसी बनती दिख रही थी इन संबंधों में, उसको ब्रेक करने का एक बढ़िया तरीका मिला है। और इसमें वो सारे कीवर्ड्स हैं, लाइक कश्मीर इसमें है, इस्लाम इसमें है और कन्वर्जन इसमें है। तो ये तीनों जो है ना, ये हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के कीवर्ड्स हैं। और ये जैसे ही यहाँ थोड़ा दीपक की ज्वाला कम होने लगती है उत्तर भारत में, तो ये ईंधन किया जाता है, फ्यूल किया जाता है। सो इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है अकाली दल के सामने अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है, रिलेवेंस का सवाल है, वो कहीं नहीं है, दे आर नो वेयर। अब पंजाब में तो उनकी बात हो नहीं सकती, इवन इस्तीफा दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, बावजूद इसके नो क्रेडेंशियल। तो अब उनको अपनी वो बनाना है। जम्मू कश्मीर के जो नए समीकरण बन रहे हैं डिलिमिटेशन को लेके, या जो भी अभी हुआ, आज कारगिल के लोग भी इनसे मिलने आए, एमओएस से मिले भी वो, और अपनी मांगे बताई कि हमको भी पूर्ण राज्य दीजिए, 370 बहाल कीजिए, ये सब कीजिए। तो अब एक आवाजें जब उठने लगी, तो उस नैरेटिव को बदलने के लिए एक बहुत अच्छा मामला है। लेकिन इस सब में बस लास्ट कमेंट कि हमारा एक्चुअली सर जो है ना, वो शर्म से झुकना चाहिए कि 21वीं शताब्दी में एक लड़की को आपने, इवन शब्दावली देखिए मीडिया की, इट इज हैंडेड ओवर टू, बरामद हुई, ठीक है, इस तरह के शब्द हैं। एक महिला, एक लड़की, मनप्रीत कौर नाम, आइडेंटिटी आपने बाहर कर ही दी पूरी तरह, और उसका दोस्त था, शादी करनी थी नहीं करनी थी, क्या करना था, वो सारे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थी। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में शादी भी कराई गई, अंडर एग्जैक्टली कंडीशन में हुई, उसकी शादी भी कर दी गई, फौरन शादी करवा दी गई बिना उसकी पसंद पूछे जाने, और ये सार्वजनिक तौर पे हुआ और एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे हुआ। और इसमें हम वही कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी के 2021 में बैठ के हमको एकदम शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए सबको, कि एक महिला की इज्जत करना हम नहीं सीख पाए। उनके जो भी असर्सन आने लगे थे, जो अच्छा था इस डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए, वो हमने 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 उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ा, और जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल हुई सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, बरामद हुई, हैंड ओवर कर दिया गया, अब परिवार को हैंड ओवर कर दिया। व्हाट डू यू मीन यार, ये कोई गैजेट है? मतलब क्या है ये? तो ये है शार्दुल, इस पर आपकी टिप्पणी, और उसके बाद इसका एक और पहलू, उस पर भी हमें बात करना चाहिए। हाँ जी, मैंने इसके लिए, मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए, क्योंकि बात नहीं तो ये ऐसी है, ये अंतहीन है। हाँ, मैंने पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बना है इस विषय में जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। तथ्य, कयास और राजनीति का ऐसा घालमेल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अंतर करना। तथ्य कुछ और होते हैं, उसके बाद उन पे इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलते हैं, और राजनीति अलग ही चलती है। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ, कश्मीर वाले मामले में 3 लड़कियां थी, मनमीत, दवनीत और खदीजा। पहले ये कहा गया उठा के ले गई, लेकिन फिर उन्होंने वीडियो रिलीज किए, और मनमीत का मैं एक एक करके बताऊंगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से मत परिवर्तन किया है।
है ना। उसके बावजूद कोर्ट ने, जैसा अभी सत्यम जी भी कह रहे थे, बकरी की तरह वापस घर वालों के पास बांध दिया। जबकि उसी लड़की की थाने में रिकॉर्डिंग है मनमीत की, जिसमें वो कह रही है कि सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया है और वो देख लेगी, वो बालिग है। दूसरी लड़की दवनीत 2012 में ही मत परिवर्तन करा चुकी थी, 12 में या 14 में, और उसने वीडियो भी बनाकर भेजा कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, अपनी ससुराल में खुश है। इससे एक बात साबित होती है जो मत और लव जिहाद की बोगी से अलग है, कि हिंदुस्तान में आज भी ये सच साबित हो गया। आप देख लीजिए कि अधिकतर लोग महिला की स्वतंत्रता को ना समझते, ना उसे अपनाना चाहते। उन्हें बस मौका मिलना चाहिए, वो उसे झट से वापस ले लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो। पीयू का सर्वे अभी आया, आपने सबने उसकी रिपोर्ट या वो सर्वे पढ़ा होगा। हर कम्युनिटी वैसे दूसरों के लिए बिल्कुल सहिष्णु है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे दूसरे कम्युनिटी में शादी करें। ये सबके साथ है, ये कॉमन मिला हिंदुस्तान के हर सामाजिक, मतलब ये प्रॉपर्टी जो समझने वाली मानसिकता है, और वो प्रॉपर्टी से भी ज्यादा वो लड़कों के मामले में बहुत उदार है, लड़कियों के मामले में नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो उसको सम्मान से जोड़ दिया गया है, संपत्ति से जोड़ दिया गया है लड़की को। तो लड़की के जाने से उसको बड़ी दिक्कत होती है कि लड़की अपने फैसले ले रही है या शादी कर रही है दूसरी कम्युनिटी में। तो मैं एक बात और कहूंगा जो अधिकतर लोगों को बुरी लगती है, पर वो कहनी जरूरी है, कम से कम मेरे ओपिनियन। बच्चे माँ बाप की बपौती नहीं होते, नहीं बच्चे माँ बाप के किसी तरह से कर्जदार होते हैं। हमें बचपन से पट्टी पढ़ाते हैं लोग कि जिन्होंने जीवन दिया है इसलिए आप कर्जदार हैं। ये जीवन को देखने का बहुत गलत तरीका है। कोई भी संतान पैदा इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो चाहते थे ऐसा करना। बच्चे का जीवन आपके पास गिरवी नहीं हो जाता। पारिवारिक प्रेम, सहमति एक अलग जगह होती है, लेकिन अपने जीवन के बारे में सबको स्वतंत्र होकर ना निर्णय लेने का हक है। ये हम सबको राइट मिले हुए हैं, ये हम सबने अग्री किया है, हमारे पास सबके पास ये राइट है। और वो चाहे कितना भी बुरा लगे, आपके जीवन के आप जिम्मेदार हैं, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, चाहे कितना ही बुरा लगे किसी को। और एक बात और, फिर आप आगे बात करिएगा। प्रचार करके कन्वर्जन या धर्मांतरण एक अलग मुद्दा है। जो यूपी वाला बात आ रही थी, बहला फुसलाकर ऐसा करने का आरोप लगाना है, ऐसा करना एक अलग मामला है। और जो लव जिहाद की रायता जो भाजपा फैलाती है, वो एक अलग ही किस्सा है, वो राजनीति है। हाँ, ये राजनीति है बिल्कुल। इसमें और भी एक दो पहलू जुड़े जो सोशल मीडिया के नजरिए से, उस पर भी बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस मसले में। इस मामले में जैसा सत्यम ने कहा कि हम 21वीं सदी में आकर जब इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो शर्म से झुक जाना चाहिए। क्योंकि आप हर उस चीज का मतलब, इसमें हिपोक्रेसी की जो बात है ना, जो पाखंड है लोगों का, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तानी समाज या साउथ एशिया का जो ये समाज है ना, इतना पाखंडी हिपोक्रेटिक समाज बहुत कम देखने को मिलेगा। ये हर चीज के लिए ये घर से निकलने के दिन और मांस मछली खाने के दिन तय करता है, और उसके बाद घर से निकलना है, किस दिशा में निकलना है, इसके भी दिन तय करता है। और अगर उसके लिए दक्षिणा किसी को दे दी जाए तो उसका समाधान भी दे देता है। तो इतना हिपोक्रेटिक समाज है ये इसमें। और ये किसी एक धर्म का नहीं, ये हर समुदायों के साथ जुड़ा है। और लड़कियों के मामले में इतना विशेष तौर पर उभर कर सामने आता है कि हम 21वीं सदी में बैठ के तमाम उन तरह की चीजों को, हर मॉडर्न फैसिलिटीज, जैसे मैंने मैंने एक ट्विटर पर जवाब दे दिया था, फिर बाद में मुझे लगा कि बहुत एग्रेसिव भाषा में मैंने जवाब दिया, उसको मैंने रियलाइज किया। लेकिन फिर भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ, उसके जो विचार मूल में उस पर अभी भी कायम हूँ। इरेना अकबर नाम की एक महिला है, कोई मैं नहीं जानता, लखनऊ में रहती है शायद, मैंने देखा था जी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया। अब आप समझिए कि हिपोक्रेसी का लेवल कितना ज्यादा है कि उन्होंने ये लिखा कि सेइंग दिस अगेन एंड आई डोंट केयर, the Quran explicitly command believers to marry believers even if you feel drawn to an unbeliever of the opposite gender. It's not difficult to follow. I have happily never dated a non-Muslim for this reason. अब आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रही हैं और आप अंग्रेजी भाषा में लिख रही हैं, इसका मतलब है कि आपके बाप दादे बहुत ठीक ठाक जगह पर रहे होंगे और आपने अच्छी खासी मॉडर्न एजुकेशन की पढ़ाई की है ना। सोशल मीडिया पर आपके पास स्मार्टफोन है, और जो सोच है ये, अव्वल तो अगर आप इतने ही आपको कुरान के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने का है, तो कुरान में डेट का क्या प्रावधान है? नेवर डेटेड अ नॉन मुस्लिम, डेट का क्या प्रावधान है? फिर मैं ये सोच के तबाह हूं कि डेट क्या किससे कौन करता है कुरान में, है ना। आई हैव नेवर डेटेड फॉर नॉन बिलीवर अनबिलीवर।
मतलब इस लेवल की हिपोक्रेसी। दूसरा मैंने देखा, वो अमन करके जिस लड़के ने ट्विटर पर ये सिख लड़की का पूरा रायता फैलाया, वो आदमी कह रहा है कि मुस्लिम सिख विल गर्ल विल बिलोंग टू सिख। मतलब उसके जब बातचीत में ना उसका उस लड़की से कोई सीधा संबंध, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई बातचीत, वो कितना सेल्फ इंटाइटल्ड होके कह रहा है कि वो उसकी बपौती है लड़की। इस लेवल की हिपोक्रेसी। इरेना अकबर जैसे लोग, मतलब सब कुछ कर करा के पूरी जिंदगी अपनी सुविधाओं में काट रहे लोग, इतने बकवास और ये कचड़ा वाली वो बातें जो 18वीं 17वीं शताब्दी में लोग करते रहे होंगे, उस तरह की बातें आज ये करते हुए, और इतनी बेशर्मी से करते हैं लोग पब्लिकली आके, और फिर बाद में कहते हैं सेकुलरिज्म हमको नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म हमारे लिए सबसे गलत। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि तुमको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए भैया, तो 1947 में जब इस देश की आजादी की कहानी रची जा रही थी, जो कहानियां जिस परिस्थितियों में आजादी की कहानी आ रही थी, उस समय जो लोगों ने जो रास्ता चुना सेकुलरिज्म का या एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितनी आसानी से एक हिंदू राष्ट्र चुन सकते थे या एक धर्म विशेष का कोई राष्ट्र चुन सकते थे, किसी भी धर्म विशेष का। जब पाकिस्तान बट गया धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया, कितनी आसानी से। उसी की दी हुई चीज है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई चीज है, उस सेकुलरिज्म की वजह से ये सारा ताना बाना फैला हुआ है। और तुम आज इतनी बेशर्मी से पब्लिकली कह देते हो कि सेकुलरिज्म, हम बिलीवर्स हैं, हमारे लिए सेकुलरिज्म का कोई महत्व नहीं। मतलब कुछ तो शर्म रखनी चाहिए लोगों को। इतना मैं देख के वो हो गया कि मैंने कहा, ये लोगों के साथ इन लोगों का इलाज क्या है। मतलब जब इतनी मॉडर्न सब कुछ के बाद, पढ़ाई लिखाई वर्ल्ड व्यू हर चीज की बात होने के बाद, इसी गड्ढे में आके गिरना था। आनंद, सत्यम और शार्दुल, आप लोगों की इस पर मैं आखिरी टिप्पणी, और इसके बाद इसको अगले चरण में ले चलेंगे। समाज तो हिपोक्रेटिक है ही अतुल, जो आपने कहा एकदम सही कहा। हम नागरिक नहीं हो पाए हैं, हम अभी भी उसी कबीलाई मानसिक संरचना में हैं। और खासकर जब एक ऑपरेशन बढ़ता है किसी कम्युनिटी पे, तो इस तरह की बातें आती हैं। तो ऐसे केवल ये नहीं है, हर कम्युनिटी में आपको मिलेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। हाँ, तो ये है ग्रुप आइडेंटिटी और की तो अपनी एक मानसिकता है ही। और जैसा कि एक आइडियोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्तर पे जो सोर्सेज हैं वो कई धर्म के एक हो सकते हैं। जैसे कि अभी सत्यम जी ने कहा कि सिख और इस्लाम में कई समानताएं हो सकती हैं, कुछ हिंदू धर्म और सिख में भी समानताएं हैं, बहुत सभी धर्मों में बहुत समानताएं हैं। लेकिन इससे मैं नहीं समझ हूँ कि इनका बहुत ही शांतिपूर्ण इतिहास रहा। हाँ, बहुत रिसेंट इतिहास, 47 आजादी के टाइम का इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत और उससे पहले भी। खैर उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो इस आपने जो कही वो तो है ही। अभी तो जो ग्रुप आइडेंटिटीज और इंडिविजुअल लिबर्टी में तो जो क्लैश है, ये तो एक हमारे समय का एक मतलब बहुत लंबा संघर्ष है। हाँ, सत्यम, आप अपनी बात पूरी करेंगे? मेरी बात हो गई थी, मैं उस पर और अधिक क्या बोलूं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम अलग अलग समयों में जीते हैं। और इसका क्लासिक उदाहरण देख ले, मेरे एक सर हैं, वो कहते हैं कि लोगों का जो काल बोध है ना, इतिहास का बोध है, वो खत्म हो चुका है। तो हमारे लिए महात्मा गांधी भी इतिहास हैं, और शंकराचार्य भी इतिहास हैं, और उसी में आगे चल के राम भी इतिहास हो जाते हैं। तो वो एक लाइन में हम, एक जो हिंदुस्तानी समाज है ना, वो कई समयों में एक साथ जीता है। तो जो आपने चर्चा की कि इतना गैजेट है, अंग्रेजी में आप लिख रही हैं, इतनी मॉडर्न है, बावजूद इसके आप इस तरह की सोच रखती हैं, तो होता क्या है कि इसकी एडुकेशन कहीं मिलती नहीं है, ये जो एक्सपोजर कहीं मिलता नहीं है। जिस तरह की चर्चाएं हम कर रहे हैं, ये खुलेपन के साथ चर्चाएं करने के मौके नहीं मिलते हैं किसी को, और वो मौके समाज ने उपलब्ध कराए ही नहीं है। और अभी जब एकदम राइट विंग एक्सट्रीम पावर में है, सरकार में है, तो ये सारे मौके चुन चुन के खत्म भी किए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप एक साथ कई समय में रहते हैं, और उसके चलते ये पाखंड पैदा होते हैं। और इन पाखंडों की अभिव्यक्ति जब इतनी ज्यादा हो जाए, तो यही एक सामान्य आचरण समाज का बन जाता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। और इसमें एक जी में जो है एक ये भी है कि जैसे मैंने संघर्ष जो शब्द कहा, तो ये एक हमारे समय का एक लंबा संघर्ष है कि इंडिविजुअल लिबर्टी, ग्रुप आइडेंटिटी। तो इसमें परसिक्यूशन दोनों को लगता है।
कई इंडिविजुअल्स को लगता है कि वो प्रोसिक्यूटेड हैं, ग्रुप आइडेंटिटी वाले भी बैकलेस में आते हैं कि भाई ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हमारे जो ये जो सामुदायिक मूल्य हैं इसको खत्म किया जा रहा है, तो ये भी अपने को विक्टिम ही मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये उनके तरफ से भी ये संघर्ष ही मानते हैं और इस तरफ से तो संघर्ष है ही। तो दोनों अपने अपने नजरिए से इसको संघर्ष मानते। शार्दुल, देखिए ये इतना अजीब सा विषय है। मैंने जो अभी माँ बाप वाली बात कही थी वो भी इसी से जुड़ी हुई है क्या? इतिहास की बात, जैसे कि स्वर्णिम इतिहास को लोग याद करते हैं, बुरे इतिहास को याद करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सा स्वर्णिम इतिहास था ये। ना तब वैक्सीन थी ना पेनिसिलिन थी। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुश्किल से 20-22 साल औसत उम्र थी, है ना? तो पता नहीं कौन सा स्वर्णिम इतिहास लोग याद करते हैं। जैसे उस समय भी फोन होंगे, वैक्सीन होंगी, सड़कें तक नहीं थी। खड़ंजे पे 4 दिन आप स्कूटर चलाओगे तो सारा इतिहास भूल जाओगे। तो एक बात अलग है। और मैं एक बात काफी कहता हूँ, ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसे मैं रिपीट करता हूँ। इंसान का दिमाग ना इंसान की क्षमता से कहीं आगे सोच सकता है। इंसान का दिमाग बहुत जबरदस्त चीज है कुदरत की। हमारी क्षमता उतनी नहीं है। हमारी आयु 60 से 70 साल है, लेकिन हम बातें पता नहीं कब कब की करते हैं। और इंसान की ये फितरत है कि वह हर उपलब्ध चीज का जो उसके पास होगी ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। हम ऐसे ही आगे बढ़े। जब हम केवल हंटर और गैदरर थे ना, जब शिकारी करते थे, जब ये सभ्यताएं नहीं थी, तब भी जो शिकार उठा के सबसे तेजी से भाग गया वो ज्यादा खा लेगा। ये हमारी फितरत है, हमारा एवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है। अच्छा, जो आपने बात कही हिपोक्रेसी सिर्फ लोगों के अंदर नहीं है। जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हर चीज एक हॉर्न के साथ चलती है। और लव जिहाद और इस तरह के मुद्दों का ना समाज को भड़काने, मतलब ये हथियार बन चुका है भड़काने वालों और नफरत फैलाने वालों का। क्योंकि इससे क्या है कि हर किसी ना किसी को एक ग्रुप में जाना पड़ेगा। लोगों को लगता नहीं हम इसमें नहीं है तो हम उसमें होंगे। ऐसा नहीं है कि आप तटस्थ रह सकते हैं, क्योंकि ओपन डिबेट तो है नहीं। और मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो ये मतांतरण वाली बात है ना, कि परिवारों के अंदर शादियों के बाद मतांतरण का दबाव बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। मैं व्यक्तिगत रूप से 2 लड़कियों को जानता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा कहना कि बिल्कुल भी नहीं होता, जो कई बार लोग वही हिपोक्रेसी के नाम पे ना हर चीज को डिनाई कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दबाव पड़ने और सुनियोजित साजिश की बात करनी, जो बात ही बदल जाती है बिल्कुल। और खासतौर से आजकल जो भाजपा गाती रहती है और शिरोमणि अकाली दल भी जैसे अब गा रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। और इनके बारे में ना जनरल वक्तव्य देने से इसीलिए बचना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल सफरिंग भले ही हो, लेकिन उसको सुनियोजित साजिश करके राजनीति करना एक अलग ही मुसीबत है, जो हमारे वो तो नागरिकता को खोखला कर रही है। वो तो खैर पैटर्न अब हो गया ना। आप देखते हैं कि किस तरह से हर शार्दुल की बात में अतुल में छोटा सा कमेंट जोड़ना चाह रहा हूँ कि परिवारों में जो अंतर धार्मिक शादियां होती हैं उनमें ये दबाव बनते हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप पूरा सांस्कृतिक पारिवारिक सांस्कृतिक इकाई भी है। लोगों को लगता है कि संस्कृतियों में फर्क है तो एक जैसे होना चाहिए। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जब भी बात होगी ना, उसमें बहुत परतें हैं। तो हिंदू परिवारों में भी जब सरनेम बदल दिए जाते हैं लड़कियों के, ठीक है, तो सरनेम बदलना भी उसकी एक आइडेंटिटी को खोखला कर देना है। मैं सरनेम को हर समय जातिवादी के तौर पर नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे बचपन से आदत है सत्यम श्रीवास्तव लिखने की, और मुझे अचानक इस फोरम पे आने के लिए कह दिया जाए कि तभी बैठ पाओगे जब अपने आप को सत्यम कुछ और लिखोगे, तो मैं क्यों लिखूंगा, है ना? तो लड़कियों में, हिंदुओं में तो यह सामान्य चलन है कि आप उसका सरनेम बदल देंगे। कई परिवार हमने देखे कि ससुराल में जाके उनका एक अलग नामकरण ही हो जाएगा, राइट? तो ये इतनी मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटीज को लेके है। और लड़कियों की अपनी कोई निजी जिंदगी बचती नहीं है। वो अपने क्लासमेट से सालों नहीं मिल पाते हैं, फोन नहीं कर पाते हैं, उनकी सारी जो पास्ट था वो खत्म हो गया। और इसको बड़ा महिमा मंडन कर दिया कि एक लड़की 3 बार जन्म लेती है, एक बार बायोलॉजिकली, दूसरी बार शादी और तीसरी बार माँ बन के। तो ये शास्त्रीय हो गया मामला। तो जब वो शादी करके दूसरा जन्म लेती है तो असल में उसकी पुराने पूरे इतिहास की, उसकी पूरी आइडेंटिटी की, उसके पूरे अचीवमेंट को आप खत्म कर देते हैं। तो ये धर्मांतरण में ही नहीं है। आप अगर लेयर्स देखेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी की, तो ये हर जगह क्रश की जाती हैं, चाहे वो इंटरफेथ हो, चाहे इंटरकास्ट हो, चाहे विद इन कास्ट हो, विद इन गोत्र हो, सारा सामाजिक आयोजन के साथ हुआ हो। लड़की की आइडेंटिटी से सबको बहुत बड़ी समस्या है। सत्यम जी, मैं वही बात कह रहा था। लेकिन देखिए ऐसा है, मैं लड़की की एजेंसी की बात कर रहा हूँ। और
हमें इक्वेट नहीं करना चाहिए इन दोनों चीजों को। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, यही दोनों तरह के दबाव लड़कों पर नहीं पड़ते सेम सिचुएशंस में। हाँ आप बिल्कुल। अगर रोल रिवर्सल कर दीजिए जेंडर का, तो वो दबाव 10% से भी कम रह जाता और भी कम, बिल्कुल भी है ना। नहीं, बल्कि तो हाँ। ये बात महिला और पुरुष वाली ज्यादा है, बजाय किसी एक पंथ विशेष या जाति विशेष की, यस। है ना। लेकिन सरनेम बदलने के दबाव और अंतर अंतर सांप्रदायिक विवाह में अपनी पूरी आस्था को बदलने के दबाव को हमें इक्वेट नहीं करना चाहिए, वो भी एक अलग चीज। इसलिए मैंने कहा था ना शार्दुल अपनी बात में कि एक्चुअली आइडियली फिलोसॉफिकली धर्मांतरण आस्थाएं बदली नहीं जा सकती। हाँ। आप केवल आस्थाओं की जो धर्म का सबसे सतही हिस्सा है, जिसको आचार संहिता कहा जाता है, कि धर्म का आचरण कैसे करेंगे आप, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है, उसका जो मेटल वो जो भौतिक शास्त्र है, वो कुछ नहीं बदलता। बदलता है केवल आचार संहिता, कि आप वजू करेंगे कि आप हाथ धोएंगे। नहीं नहीं, आप देखिए इस तरफ ये एक पांथिक और ये मतलब तात्विक बहस नहीं, हो मैंने जाएगी, वो ये एक कहा अलग बात है। तात्विक में नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आस्था इंसान की रहती है किसी अलौकिक शक्ति में, और उसको जबरन आप कहते हैं कि नहीं आज से आपकी शक्ति ये होगी जिस पे आप आस्था करेंगे, लेकिन ये वह एक लिहाज पॉसिबल से नहीं है। ये एक लिहाज से जो सत्यम का कहना है शार्दुल, मैं उससे मेरी भी सहमति है। आप क्या बदलते हैं? हम्म। अल्टीमेटली आप केवल वो कर्मकांड बदलते हैं ना। आप अंदर से क्या बदलेंगे? आप कर्मकांड के तौर पर ये चीजें बदल देते हैं कि तुम अब से इस तरह का कपड़ा पहनोगे, इस तरह का खाना खाओगे, इस तरह से पूजा करो। यही तो बदलते हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफी इस पे दिलचस्प बातचीत हुई है। आनंद, आपको कुछ और जोड़ना है इसमें? बहुत दार्शनिक नहीं बात नहीं हो गई। नहीं, तो मैं दर्शन तो श्रोता के आप तौर पे ही सही था। तो नहीं, इसमें योगदान रहता तो आपका तो और अच्छा रहता, बतौर श्रोता की बजाय बतौर वक्ता। तो जो हमारा अगला राउंड है हम उस पर चलते हैं, रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें इस हफ्ते। जी, मैं पिछले हफ्ते क्लाइमेट का ज्यादा नहीं दे पाया था, तो इस बार मेरे 3-4 रिकमेंडेशन है। पहला है गार्जियल में मार्क हर्सगार्ड का आर्टिकल है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज द क्राइम दैट शुड बी प्रोसिक्यूटेड, तो वो जरूर पढ़िए। दूसरा जो मैंने अभी बात बताई थी आर्कटिक की, तो लाइव साइंस में आर्टिकल है छोटा सा कि आर्कटिक सर्कल में 118 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे पहुंच रहा है और उसका क्या मतलब है। इंटरेस्टिंग है वो। इसी पर हिंदी में भी DW विज्ञान में है, अचानक क्यों उबलने लगे हैं कनाडा और अमेरिका। और चौथा इंडियन एक्सप्रेस में है कि महंगाई हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम लोग अभी तक उस पर खुलकर बात नहीं कर पाए। इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन का आर्टिकल है कि क्या भारत में खाना और ईंधन और महंगा होगा। हरीश दामोदरन उनके जो कृषि के जो एडिटर हैं, एक्सपर्ट हैं जी। मतलब क्या खाना भी ईंधन की तरह और महंगा होता जाएगा क्या, ये आर्टिकल है। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मैं विदेश नीति के पर 2 किताबें, जो एक विजय गोखले हमारे पूर्व मुख्य विदेश सचिव थे, उनकी किताब आई है चाइना पर, उसे रिकमेंड करूंगा कि हाउ चाइना रिस्पॉन्स करके, या कुछ शायद उसका नाम कुछ अलग है, रिस्पॉन्स एक मैंने उसे और दूसरा उसका मैं सही नाम निकाल के बताऊं क्या। एक है कि जो मैंने हाल में समाप्त की, शिव शंकर मेनन की किताब है जियो पॉलिटिक्स पे, इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स, खासकर एशिया के संदर्भ में। उन्होंने जो एशिया में जो जियो पॉलिटिक्स में भारत का जो अक्वायर्ड वगैरह को लेकर, जो पहले से 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति का जो चिंतन है, उसके संदर्भ में वो कैसे विकसित हुआ, उसकी अलग अलग शाखाएं कैसे विकसित हुई, और उसमें एशियन थिंकिंग, इंडिया को एशियन पावर के तौर पे शुरू में या एशिया में अपने अस्तित्व को लेकर कैसे उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप हुआ। शिवशंकर मेनन जो है एक भारतीय विदेश सेवा के तो अधिकारी थे, एक विदेश नीति पे चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो एक स्कूल से संबंधित हैं। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्कूल में ही बंधे हुए लिखेंगे, और उनके कुछ बायसेस हैं जो कि हैं इस किताब में, लेकिन खासकर जो विद्यार्थी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के,
उनके लिए ये अच्छी किताब है, क्योंकि वो कई बार इन बायसेस के बियॉन्ड जाते हैं और इंफॉर्मेटिव काफी किताब है। तो काफी सूचना इसमें से भरा हुआ यह किताब है, तो यह किताब तो पढ़ी जा सकती है। सत्यम, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं एक तो बहुत क्लासिक किताब रिकमेंड करना चाहता हूँ जो पूरे धर्म, कन्वर्जन, सेकुलरिज्म इस सब को लेके एक बुनियादी समझ देती है, जो मैंने अपने दौर में पढ़ी थी, लेकिन मैं हमेशा उसको पढ़ता हूँ, रेफर करता हूँ। ये है धर्म दर्शन नाम से एक किताब है। वेद प्रकाश वर्मा इसके लेखक हैं, प्रोफेसर, जो अभी गुजर गए हाल ही में। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने छापी थी और बहुत शानदार किताब है, सबको बुनियादी समझ के लिए जरूर पढ़नी चाहिए। और दूसरा, मैं एक, चूंकि महिला की लिबर्टी और इस सब पे बहुत बात हुई है, शादीस्तान करके एक फिल्म आई है, डिज्नी हॉटस्टार पे है, बहुत छोटी फिल्म है, कीर्ति कोल्हेकर की। बहुत बहुत अच्छी फिल्म है और लोकप्रिय ढंग से ऐसी बातों को कैसे कहा जा सकता है, वो कोई बड़ी सोच समझ के जैसे नहीं लगती, लेकिन बहुत हल्के ढंग से, बहुत मनोरंजक ढंग से आपको सोचने पे मजबूर करने वाली फिल्म है और इन मुद्दों पे बेबाकी से बात रखती है। तो ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। और एक अभी, चूंकि नक्सलिज्म और छत्तीसगढ़ का एक लगातार इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय से चला और बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, तो उसको लेके मैं एक प्लानिंग कमीशन की 2008 की रिपोर्ट पढ़ रहा था, डेवलपमेंटल चैलेंज इन एक्सट्रीमिस्ट एरियाज करके। उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उस किताब में, उस रिपोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे एक तो उस समय के, और उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से बताया है कि क्या चैलेंजेस हैं। और हम जो अभी 91 के बाद स्पेशली रिसोर्सेस की लूट और नक्सलिज्म को देखने का नजरिया, क्योंकि जैसे धर्म परिवर्तन है ना, वैसे ही एक्सट्रीमिज्म भी इस सरकार के लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी टाइप बन गया है। लेकिन उसके सही समझ देने के लिए सरकार की ही अपनी रिपोर्ट है, उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। सो इट्स अवेलेबल ऑन प्लानिंग कमीशन नीति आयोग वेबसाइट, और कहीं भी गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो से किताब के का जो विजय गोखले की किताब का, उसका नाम है हाउ द चाइनीज नेगोशिएट, और उसे लॉन्ग गेम भी कहा जाता है, मतलब उसका एक उप शीर्षक लॉन्ग गेम भी है। तो वो विजय गोखले जो है हमारे पूर्व विदेश सचिव थे, और उन्होंने चाइना में एम्बेसडर के तौर पे काम भी किया है। तो मुझे उम्मीद है अच्छी, मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन जो शिव शंकर मेनन वाली किताब मैंने पढ़ी है, तो उस संदर्भ में ही मुझे लगता है ये भी किताब भी रोचक। मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने इस किताब से रिलेटेड कोई वीडियो देखा है। ये सही में सबको देखना चाहिए, पढ़नी चाहिए। ठीक बात। तो मेरा भी मेरा एक रिकमेंडेशन है, चूंकि बहुत महिलाओं के अधिकार और वो धन परिवर्तन और ये बातचीत हुई आज, तो एक फिल्म है मिलादा करके है। मिलादा मतलब जो लिबरल और आज पैरोकार हैं पूरी दुनिया में, जब दक्षिण पंथ का चरम है, तब लिबरल और उसके जो पैरोकार लोग हैं, लेफ्ट विंग या लेफ्ट कहिए, उन लोगों ने भी कैसे कैसे गंध फैलाई है कम्युनिज्म का। जो स्टालिन का जो दौर था, उधर चेकोस्लोवाकिया के लीडर थी मिलादा, और उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, और अंत में उनको एक फर्जी मामले में फंसाकर और कन्विक्ट करके फांसी की सजा दे दी गई। और मिलादा मतलब बहुत ही कन्विक्शन वाली और इतनी पावरफुल लीडर थी, इतनी इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, लेकिन वो कभी भी जो पूरा का पूरा सेटअप था कम्युनिस्ट पार्टी का, स्टालिन का, एक तरह से वो सोवियत के बिठाई हुई सरकार थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन लोगों ने और उनको कभी पसंद नहीं किया मिलादा को। और अल्टीमेटली वो, जबकि मिनिस्टर थी और बहुत पावरफुल मिनिस्टर थी, लेकिन उनको धीरे धीरे फर्जी केस में फंसा के और वो किया गया। मिलादा की एक और पहचान थी कि वो कंसंट्रेशन कैंप में रहकर आई थी। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही आज की अपनी हम चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। शार्दुल, आपके पास कुछ और जानकारियां हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जानकारी नहीं, पर मैं सोच रहा था क्या इस बार भी आखिर में एक गाना रखें। हाँ बिल्कुल। तो महंगाई के ऊपर मैंने आर्टिकल दिया था आखिरी, तो वो महंगाई वाला ही जो गाना है, महंगाई डायन खाए जात है, वो हमारा बुंदेलखंडी गाना है।
जी जो बुंदेलखंड की पीपली लोक लाइव का धुन था है, वो। पीपली लाइव का, तो जो बुंदेलखंड की लोक धुन है जी और वहाँ का जो ट्रेडिशनल गाने हैं उन्हीं की रघुवीर धुन पे यादव था। ने गाया था। रघुवीर यादव ने गाया था, जी बिल्कुल तो गाया जाए। बिल्कुल। तो ये गाना आपके लिए शार्दुल की तरफ से। न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट आ गया है, उसको भी आप अपना समर्थन दे सकते हैं। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों पर में मची लूटपाट के ऊपर है, तो उस पर हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। समर्थन दीजिए न्यूज लॉन्ड्री को और विज्ञापन से मुक्त मीडिया खड़ा करने में अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।